नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हम लोग टोटल 100 प्रश्न कर चुके थे, आज करेंगे 50 प्रश्न। ठीक है, तो टोटल हम लोग 700 सवाल करेंगे इतिहास से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है आज का कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था घननंद। याद रखिएगा कि घननंद जो था ये नंद वंश का अंतिम सम्राट था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 102 नंबर सवाल। 102 नंबर सवाल है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो लिच्छवी के द्वारा। याद रखिएगा कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 103 नंबर सवाल। तो देखिए 103 नंबर सवाल हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे सवाल बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वो था डेरियस। याद रखिएगा कि पहला ईरानी शासक यानी कि पहला ईरानी शासक डेरियस ने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ठीक है, कौन था। डेरियस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 104 नंबर सवाल। 104 नंबर सवाल है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो किसका है। ये बौद्धों का है। याद रखिएगा कि त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है ये किसका है दोस्तों। तो ये बौद्धों का है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 105 नंबर सवाल। तो 105 नंबर सवाल है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो धर्मपाल। ठीक है, किसने। तो धर्मपाल ने। ठीक है, बौद्धों के लिए विख्यात विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने किया था। तो धर्मपाल ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 106 नंबर सवाल। 106 नंबर सवाल है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो जांत्रिक। याद रखिएगा कि जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। किनका। तो महावीर का जन्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 107 नंबर सवाल। 107 नंबर सवाल है कि महावीर की माता कौन थी। तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला। याद रखिएगा कि महावीर की माता का क्या नाम था। त्रिशला जो था ये महावीर की माता का नाम था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 108 नंबर सवाल कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। तो नालंदा। याद रखिएगा कि ऑप्शन में जो दिया गया है ये जो नालंदा था ये प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 109 नंबर सवाल। तो 109 नंबर सवाल है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। तो जमाली। याद रखिएगा दोस्तों जो जमाली थे ये भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे और ये बाद में भगवान महावीर का दामाद बन गए। यानी कि भगवान महावीर की बेटी से शादी कर लिया था जमाली। ठीक है दोस्तों, तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। जमाली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 110 नंबर सवाल कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो मखखली गोसाल। ठीक है दोस्तों, मखखली गोसाल जो थे ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो मखखली गोसाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 111 नंबर सवाल कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया। तो 1398 ईस्वी को। याद रखिएगा कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। तो 1398 ईस्वी को तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 112 नंबर सवाल कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो बहलोल लोदी। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहलोल लोदी जो था ये लोदी वंश का संस्थापक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 113 नंबर सवाल। 113 नंबर सवाल है कि महमूद गजनी किस वंश का था। तो ये था यामनी वंश का। याद रखिएगा कि महमूद गजनी जो था ये किस वंश का शासक था। तो यामनी वंश का शासक था महमूद गजनी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है 114 नंबर सवाल कि शून्य की खोज किसने की थी। तो आपको पता होगा कि शून्य की खोज किसने किया था। आर्यभट्ट ने किया था। और ये आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे। तो ये भारत के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है 115 नंबर सवाल। तो देखिए 115 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो कौशाम्बी। याद रखिएगा कि तक्षशिला था। ठीक है, तक्षशिला विद्या का केंद्र था। विक्रमशिला भी था। याद रखिएगा। ठीक है, ये जो कौशाम्बी था। ठीक है दोस्तों, ये जो कौशाम्बी था ये प्राचीन भारत में विद्या का केंद्र नहीं था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 116 नंबर सवाल।
116 नंबर सवाल है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज, याद रखिएगा दोस्तों, मेगास्थनीज ने भारत का दौरा करने वाला पहला विदेशी यात्री था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 117 नंबर सवाल कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 118 नंबर सवाल कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? तो ये प्रयाग में किया था। याद रखिएगा कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? तो प्रयाग में किया था। चलिए नेक्स्ट है 119 नंबर सवाल कि मिहिर कुल का संबंध था तो होन से। ठीक है, याद रखिएगा कि मिहिर कुल का जो संबंध था किससे था? होन से था मिहिर कुल का संबंध। नेक्स्ट देखते हैं अगला 120 नंबर सवाल। 120 नंबर सवाल है कि बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। ठीक है दोस्तों, यानी कि बाणभट्ट किस सम्राट के? तो बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन सम्राट के राज दरबारी कवि थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 121 नंबर सवाल। 121 नंबर सवाल आपके सामने है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई तो गुप्त काल में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि गुप्त काल में, ठीक है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। नेक्स्ट है 122 नंबर सवाल। 122 नंबर सवाल आपके सामने है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि सोने के सिक्के जो है ये गुप्त काल में सर्वाधिक जारी किए गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 123 नंबर सवाल। 123 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, यानी कि किस गुप्तकालीन शासक को? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 124 नंबर सवाल। 124 नंबर सवाल है कि गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि गुप्त राजवंश जो था ये कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 125 नंबर सवाल। 125 नंबर सवाल है कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर का। ठीक है, चेर एक राज्य था, यानी कि मुजरिस जो था ये चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है 126 नंबर सवाल। 126 नंबर सवाल है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। आपको पता होगा कि श्रीगुप्त जो था ये गुप्त वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 127 नंबर सवाल। देखिए 127 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। ठीक है दोस्तों, यानी गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? संस्कृत। चलिए नेक्स्ट है अगला 128 नंबर सवाल। 128 नंबर सवाल है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी। ठीक है दोस्तों, खरोष्ठी एक लिपि था जिसको दाईं ओर से बाईं लिखी जाती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 129 नंबर सवाल। 129 नंबर सवाल है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ठीक है, और ये भीमबेटका जो है ये कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश यानी कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, भीमबेटका। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 130 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम। नेक्स्ट देखते हैं 131 नंबर सवाल कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। ठीक है, याद रखिएगा कि चावल जो था ये मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। नेक्स्ट देखते हैं 132 नंबर सवाल। 132 नंबर सवाल है कि गुजरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन। ठीक है, याद रखिएगा कि गुजरों को किस शासक ने पराजित किया? तो हर्षवर्धन ने पराजित किया था। नेक्स्ट देखते हैं 133 नंबर सवाल। ठीक है, तो देखिए
133 नंबर सवाल है आपके सामने कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये की गई थी कपिलवस्तु में। ठीक है दोस्तों, कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। और सारनाथ में क्या किए थे, सारनाथ में अपना उपदेश दिए थे। ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 134 नंबर सवाल कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, अभी हम करवाए थे कुशीनगर में इनका मृत्यु हो गया था, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 135 नंबर सवाल। 135 नंबर सवाल है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे, तो बिंबिसार के शासन काल में। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश जो है ये बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 136 नंबर सवाल कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये पावापुरी में हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों कि महावीर की जो मृत्यु हुई थी ये कहाँ हुई थी, तो ये पावापुरी में हुई थी। ठीक है, अच्छा लुम्बिनी में क्या हुआ था, तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जो अभी नेपाल में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 137 नंबर सवाल कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये गया में। ठीक है, यानी कि बिहार राज्य के गया जिले में गौतम बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और कुशीनगर में क्या हुआ था, तो इनका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है 138 नंबर सवाल कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो हिंदू यूनानियों का। ठीक है, यानी कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो हिंदू यूनानियों का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 139 नंबर सवाल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 139 नंबर सवाल आपके सामने है कि महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे, तो ये शाक्य कुल के थे। ठीक है, याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध जो थे ये किस क्षेत्रीय कुल के थे, तो शाक्य कुल के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 140 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो ये है मौर्य राजवंश। ठीक है, यानी कि प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो मौर्य जो है ये प्राचीनतम राजवंश है। ठीक है, नेक्स्ट 141 नंबर सवाल कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखते हैं 142 नंबर सवाल कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है था, तो ये था पन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, पन था। नेक्स्ट है 143 नंबर सवाल। 143 नंबर सवाल है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो तक्षशिला। ठीक है, यानी कि तक्षशिला जो था ये शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तक्षशिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 144 नंबर सवाल, सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो ये अशोक ने बनवाया था। याद रखिएगा दोस्तों सांची का जो स्तूप है ये किसने बनवाया था, अशोक ने। और ये कहाँ स्थित सांची का स्तूप, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 145 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 145 नंबर सवाल आपके सामने है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी, तो ये अशोक ने किया था। याद रखिएगा कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी, तो अशोक ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 146 नंबर सवाल कि कन्नौज वंश का संस्थापक कौन था, तो ये वसुदेव था। याद रखिएगा कि कन्नौज वंश का जो संस्थापक था कौन था, वसुदेव कन्नौज वंश का संस्थापक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 147 नंबर सवाल कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, तो पेशावर का। ठीक है, यानी कि पुरुषपुर जो है ये पेशावर का दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला देखते हैं आपके सामने 148 नंबर सवाल कि चरक किसके राज्य चिकित्सक थे, तो ये कनिष्क के थे। ठीक है, यानी कि चरक जो थे ये किसके राज्य चिकित्सक थे, कनिष्क का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 149 नंबर सवाल कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो इंडो बैक्ट्रियन ने। ठीक है, इंडो बैक्ट्रियन ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ठीक है दोस्तों, और आज का लास्ट सवाल 50 नंबर सवाल है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया, तो यूनानियों ने किया था। याद रखिएगा कि भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था, यूनानियों ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग टोटल अभी कितना सवाल कर चुके हैं, 50 सवाल किए हैं, टोटल हो गया 150 सवाल। ठीक है, हम लोग टोटल कितना सवाल करेंगे, तो 700 सवाल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।